Hello everyone, welcome to Atomic English, द हिंदू डेली वोकैब एंड एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे सभी प्यारे बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ये एक अकेली क्लास ही काफ़ी है आपकी डेली बेसिस पर बहुत ही अच्छी, बहुत ही तगड़ी प्रैक्टिस कराने के लिए। उसके रीजंस हैं। क्लास की स्टार्टिंग में हम कवर करते हैं वोकैब, जो कि डेली वोकैब होती है और इसको हम एडिटोरियल से सेलेक्ट करते हैं। और ये सारी की सारी वोकैब एग्जाम ओरिएंटेड रहती है। एग्जाम में यहाँ से ज़रूर वर्ड्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम इनका पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि भाई ये वर्ड्स हैं क्या, उसके सिनोनिम्स करते हैं, उसके एंटोनिम्स करते हैं, और लास्ट में हम इसके बाद करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये सारी चीज़ें जितने फॉर्मेट्स हो सकते हैं वोकैब के, इस एक सिंगल क्लास में आपको डेली बेसिस पर मिल जाते हैं, जिससे कि आपका वोकैब का जो लेवल है वो बहुत ही अलग लेवल पर चला जाता है। देन हम सेकेंड पोर्शन में कवर करते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड ग्रामर। इसमें हम एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे, द हिंदू से एक प्यारा सा एडिटोरियल उठाएंगे और उसका एनालाइज करेंगे डिटेल में, जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा और आप एग्जाम में अनसीन पैसेज को बहुत आसानी से टैकल कर सकते हो। इसके बाद हम कॉम्प्रहेंशन एमसीक्यूज और ग्रामर एमसीक्यूज करेंगे, बिल्कुल एग्जाम वाले पैटर्न पर रहेंगे। आपको लगेगा कि आप क्वेश्चन पेपर ही सोल्व कर रहे हो। ये पूरी की पूरी क्लास बेटा ना इस तरीके से डिज़ाइन करी गई है कि ये एक क्लास भी है जिसमें आप बहुत कुछ सीखते हो, और साथ के साथ ये पूरा का पूरा एक प्रैक्टिस सेट भी है। थर्ड पोर्शन में कवर करेंगे क्लॉज टेस्ट एंड पीक्यूआरएस यानी कि पैराजंबल, क्योंकि एग्जाम में हर एग्जाम में देखने को मिल रही हैं ये चीज़ें, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आसान नहीं होते, इसको टैकल करना आसान नहीं होता है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ साथ के साथ, तो वो आपको हेल्प करती है। दूसरा प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस तो भाई अपने आप में सबसे बढ़िया चीज़ है ही, बिना प्रैक्टिस के तो कोई चीज़ नहीं होगी। और मैं जो ट्रिक्स बताता हूँ दोनों चीज़ें जब मिक्स होती हैं तो डेली बेसिस पर आप जब करते हो तो क्लोज टेस्ट को आप अच्छे से आंसर फाइंड कर पाते हो, और PQRS में समझ में आता है कि भाई क्या सीक्वेंस पहले लगाना है, क्या सीक्वेंस बीच में और क्या सीक्वेंस बाद में लगाना है। तो फिर इन दोनों जो क्वेश्चंस हैं क्लोज टेस्ट और PQRS, अगर आप डेली बेसिस पर यहाँ प्रैक्टिस करते हो, इसके बाद आपके फुल मार्क्स यहाँ पर सिक्योर होते हैं। लास्ट पोर्शन में हम कवर करते हैं ट्रिकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस। जितना आपने स्टार्टिंग में वोकैब पढ़ा है, जितने इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़े हैं, इन सभी की लास्ट में हम करेंगे ट्रिकी एमसीक्यूज के साथ में प्रैक्टिस। उसके बाद तो चीज़ें भाई एकदम रट जाएंगी। आज जितनी वोकैब आपने पढ़ी है वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। तो ये पूरी यूट्यूब पर सबसे बेस्ट क्लास है। रीज़न है उसके, भाई पहला तो आप वोकैब कवर करते हो, दूसरा यहाँ पर आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन सीखते हो, थर्ड यहाँ पर आपकी ग्रामर कवर होती है, फोर्थ यहाँ पर आपके क्लोज टेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, फिफ्थ आपका यहाँ पर कवर हो जाता है PQRS, और उसके अलावा सिक्स्थ आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हो डेली बेसिस पर। उसके अलावा भाई यहाँ पर ट्रांसलेशन भी हो जाती है कवर, क्योंकि ट्रांसलेशन भी, तो देखो ये सारे के सारे, और क्वेश्चंस के रहते हैं इसमें कितने, 10 क्वेश्चन तो रहेंगे इसमें स्टार्टिंग में और 25 के आसपास लास्ट में, तो लगभग 30 से 35 क्वेश्चन, 30 से 35 क्वेश्चंस डेली बेसिस पर आपको मिलते हैं। तो ये अपने आप में एक क्लास भी है और एक इंग्लिश का एक पूरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस सेट भी है, तो इसको आप डेली बेसिस पर लगा लिया करें। बेनिफिशरीज SSC के जितने एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो CGL की तैयारी करते हो, CPO, CHSL या स्टेनो या कोई और भी एग्ज़ाम है जिसमें इंग्लिश आती है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आप बैंक की तैयारी करते हैं, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस जैसे NDA या CDS और UPSC एस्पिरेंट, इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है। चलिए भाई क्लास को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले चैनल पर अगर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे। लेट्स स्टार्ट वोकेबुलरी, और आज का पहला वर्ड है हैम्पर। वर्ब होता है बाधा डालने को बोलते हैं हैम्पर। टू ऑब्स्ट्रक्ट और इंटरफेयर विद, किसी चीज़ को ऑब्स्ट्रक्ट करना यानी कि उसकी बाधा डालना, रोकना, रोड़ा लगाना, और दूसरा उसके बीच में इंटरफेयर करना, उसी को बोलते हैं हैम्पर करना। हैवी रेन्स हैम्पर्ड द रेस्क्यू ऑपरेशंस, हैवी रेन हो गई, भारी बारिश हो गई, बहुत तेज बारिश हो गई शहर में। अब क्या हो रहा है वहाँ पर, क्या हैम्पर कर दिया उसने किस चीज़ को, रेस्क्यू ऑपरेशन। अब कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, बचाव का अभियान चल रहा था। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव, बचाव का कोई अभियान चल रहा था, अचानक से बारिश हो गई तो सारी चीज़ें रुक गई और उसने क्या करा, उसको हैम्पर करा। हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट और इम्पीड, तीनों बढ़िया वर्ड है, कितनी बार एग्जाम में आए हैं भाई, इन तीनों को ही मार्क करेंगे, हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट और इम्पीड। एक तरफ तो बाधा डाला है, रोका है, दूसरी तरफ फैसिलिटेट करा है, एड करा है मतलब हेल्प करा है, और सपोर्ट करा है, तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। मार्क करेंगे फैसिलिटेट को, एड को भी मार्क कर सकते हैं, एड का मतलब होता है हेल्प। नेक्स्ट अगला वर्ड है स्पोरेडिक, एडजेक्टिव होता है, छिटपुट को बोलते हैं स्पोरेडिक। अकरिंग
इरेगुलरली मतलब क्या, कभी कभी हो रही कोई चीज़, बहुत रेयरली, तो उसको बोलते हैं स्पोरेडिक। द एरिया हैज़ सीन स्पोरेडिक वायलेंस, तो एरिया में कोई एरिया की बात हो रही है, उसमें क्या हुआ है, स्पोरेडिक वायलेंस होती है वहाँ पर, मतलब क्या बहुत कभी कभी होती है, ऐसा नहीं है कि लगातार वहाँ वायलेंस चलती है, कभी कभी होती है। इरेगुलर है, स्कैटर्ड है और इनफ्रीक्वेंट है, मतलब फ्रीक्वेंटली नहीं होती है, इनफ्रीक्वेंट है। मार्क करेंगे इसमें से। स्कैटर्ड मतलब क्या होता है, स्कैटर्ड का मतलब होता है तो बिखरा हुआ या फिर कभी कभी कोई चीज़ छिटपुट, तो ये तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अब एक तरफ तो कभी कभी है, इनफ्रीक्वेंट है, तो इसका उल्टा क्या रहेगा भाई, फ्रीक्वेंट। कांस्टेंट यानी कि लगातार, और रेगुलर, ये तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है एविडेंट। एडजेक्टिव होता है स्पष्ट को बोलते हैं एविडेंट। क्लियरली सीन और अंडरस्टूड, कोई चीज़ बिल्कुल साफ दिख रही है, साफ समझ में आ रही है, उसी को बोलते हैं एविडेंट। हिज हैप्पीनेस वॉज एविडेंट फ्रॉम हिज फेस, उसके चेहरे से उसकी जो खुशी थी, उसकी जो हैप्पीनेस थी, वो साफ दिख रही थी, यानी कि एविडेंट थी। ऑब्वियस होना, क्लियर और अपेरेंट, तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। मार्क करेंगे अपेरेंट को, और ऑब्वियस को भी मार्क कर सकते हैं। एक तरफ तो स्पष्ट है, क्लियर है, दूसरी तरफ उल्टा इसका, हिडन यानी कि छिपा हुआ है, ऑब्सक्योर है मतलब क्लियर नहीं है, और अनक्लियर, तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। मार्क करेंगे ऑब्सक्योर को, बहुत बार एग्जाम में आया ऑब्सक्योर, डबल स्टार मार्क करता हूँ उसको मैं। इसको तो आप बहुत अच्छे से तैयार करें, इस वर्ड को याद करें। ये जो वर्ड्स लिखाता हूँ उनको एक अलग से नोटबुक बनाया करें, उस नोटबुक में इनको मार्क किया करें, लिख लिया करें, और उसके बाद उनका वन वर्ड में मीनिंग लिखेंगे, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी कंफर्टेबल हो लिख लेना, इंग्लिश में लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इनको डेली बेसिस पर 200-400 वर्ड्स को आप ज़रूर रिवाइज़ किया करें। चलिए, तो ऐसे होगी आपकी वोकैब एकदम बढ़िया हो जाएगी, कुछ ही महीने में आपका वोकैब का लेवल चेंज हो जाएगा बिल्कुल। अगला वर्ड राइवल। नाउन होता है प्रतिद्वंदी को बोलते हैं राइवल, एक कॉम्पिटिटर, कोई एक कॉम्पिटिटर है उसी को बोलते हैं राइवल। द कंपनी हैज़ आउट परफॉर्म्ड इट्स राइवल्स, कंपनी ने क्या करा है, आउट परफॉर्म कर दिया है, पीछे छोड़ दिया किसको, इट्स यानी कि कंपनी के लिए आया है, इट्स यानी कि अपने, राइवल यानी कि अपने कॉम्पिटिटर को। कॉम्पिटिटर, चैलेंजर और ओपोनेंट तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एक तरफ तो कॉम्पिटिटर है, प्रतिद्वंदी है, अपोजिट में है, अपोनेंट है। दूसरी तरफ इसका उल्टा एलाई या फिर एली बोल सकते हो, एली या एलाई, और सपोर्टर और पार्टनर, ये तीनों क्या होते हैं इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। इनका मतलब होता है मित्र, दोस्त, सपोर्टर या पार्टनर। अगला वर्ड है कैटलॉग। नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। सूची या फिर सूचीबद्ध करने को बोलते हैं कैटलॉग। एक कंप्लीट लिस्ट है, या फिर किसी चीज़ को आपने लिस्ट कर दिया सिस्टमेटिक तरीके से, लिस्ट में बना दिया, तो उसको बोलते हैं कैटलॉग। शी कैटलॉग्ड द बुक्स बाय जोनर, तो उसने क्या करा है, कैटलॉग कर दिया है, यानी कि लिस्ट बना दी है बुक्स की, कैसे, बाय जोनर। जोनर का मतलब क्या होता है भाई, जोनर का मतलब होता है कि भाई कौन सी बुक किस चीज़ की। जैसे बुक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, रोमांस की बुक है, थ्रिलर है, क्राइम की बुक्स हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके के उसने इस कैटलॉग कर दिया है उसको, मतलब लिस्ट बना दिया है। इन्वेंट्री या फिर रिकॉर्ड, ये तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अब एक तरफ तो सूची बनी हुई है, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करी गई हैं, दूसरी तरफ मिक्सअप है, फैला हुआ है बस, स्कैटर है और डिसऑर्गेनाइज है, तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है प्रून। वर्ब होता है काट छाँट करने को बोलते हैं प्रून करना। टू ट्रिम बाई कटिंग, ट्रिम का मतलब क्या होता है, काट छाँट करना। भैया जो लड़के लोग हो आपको समझ में आएगा, ट्रिमर होता है, ट्रिमर से क्या काम होता है, शेप को वो ट्रिम कर रहे होते हैं, यानी कि उसको काट रहे होते हैं, छाँट रहे होते हैं, तो उसी को बोलते हैं ट्रिम। तो प्रून का मतलब भी होता है ट्रिम। ही प्रून्ड द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, उसने क्या करा है, प्रून कर दिया है ब्रांचेस यानी कि शाखाओं को, पेड़ की शाखाओं को प्रून कर दिया यानी कि काट दिया। ट्रिम करना, कटबैक और रिड्यूस करना, तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अब एक तरफ तो काट छाट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका उल्टा एक्सपैंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उसको ग्रो कर रहे हैं और एनलार्ज कर रहे हैं। देखो लार्ज बड़ा होता है, एनलार्ज का मतलब होता है बड़ा करना। अगला वर्ड है रैशनल। नाउन होता है तर्क को बोलते हैं रैशनल, अ रीज़न और एक्सप्लेनेशन, किसी भी चीज़ का कोई रीज़न या फिर किसी भी चीज़ का कोई एक्सप्लेनेशन देना, उसी को बोलते हैं रैशनल। व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी के पीछे रैशनल क्या है, रीज़न क्या है, किस लिए इस पॉलिसी को लाया जा रहा है। रीज़न, जस्टिफिकेशन या फिर लॉजिक। लॉजिक भी हाँ इसका एक सही सिनोनिम है रैशनल का। तो लॉजिक क्या है इसका, रीज़न क्या है, ये सारे हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अब एक तरफ तो तर्क है, रीज़न है, लॉजिक है, दूसरी तरफ इरेशनैलिटी है, इलॉजिकलिटी है और एब्सर्डिटी है। मार्क करेंगे एब्सर्डिटी को। एब्सर्ड का मतलब होता है बेढंगा, बेतुकी कोई चीज़। अगला वर्ड है आर्बिट्रेरी। एडजेक्टिव होता है मनमाने को बोलते हैं आर्बिट्रेरी। कितनी बार कवर करा चुके हैं हम इस वर्ड को, बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में आता है ये। बेस्ड ऑन पर्सनल विम, देखो कोई चीज़ अगर अपनी मर्जी से चल रही है,
तो उसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी। मनमाने तरीके से, जैसे मेरा मन कर रहा है वैसे कर रहा हूँ मैं, तो उसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी। हिज डिसीजन सीम्ड आर्बिट्रेरी, उसका डिसीजन कैसा था? आर्बिट्रेरी था, मनमाने ढंग से उसने अपना डिसीजन लिया था। रैंडम, कैप्रिशियस और विम्सिकल। ठीक है, विम्सिकल मतलब क्या? विम्स पर डिपेंड कर रही है कोई चीज़, आपकी मर्जी पर, इच्छा पर। कैप्रिशियस को मार्क करेंगे और विम्सिकल को मार्क करेंगे। मतलब क्या? मनमाना। एक तरफ तो मनमाने तरीके से करा जा रहा है बिना सोचे विचारे, दूसरी तरफ लॉजिकल है, रीजन है, उसके रीजन है करने के पीछे, और रैशनल, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है प्रोलिफरेट। वर्ब होता है तेजी से बढ़ने को बोलते हैं प्रोलिफरेट करना। तो मल्टीप्लाई और इंक्रीज रैपिडली, बहुत तेजी से कोई चीज़ बढ़ रही है उसको बोलते हैं प्रोलिफरेट करना। फेक न्यूज़ प्रोलिफरेटेड ऑन सोशल मीडिया, जो फेक न्यूज़ थी वो प्रोलिफरेट कर गई, मतलब फैल गई बहुत तेज़ी से। कहाँ पर? सोशल मीडिया में। मल्टीप्लाई होना, भाई कोई चीज़ मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगी तो वो तेज़ी से तो फैलेगी। देखो, जोड़ते हैं, जोड़ने का मतलब क्या है? बहुत धीरे इंक्रीज होगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके जोड़ेंगे किसी चीज़ में, बहुत धीरे इंक्रीज होगा। लेकिन अगर किसी चीज़ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या? बहुत तेज़ी से बढ़ेगी चीज़। स्प्रेड और एस्केलेट, ये तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। इसमें आप एस्केलेट को मार्क कर सकते हैं और स्प्रेड को मार्क कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अब एक तरफ तो तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ डिक्लाइन कर रहा है, कमज़ोर हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है और डिमिनिश कर रहा है, यानी कि कम हो रहा है। तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है स्क्रैम्बल। वर्ब होता है छीना झपटी करने को बोलते हैं स्क्रैम्बल करना। टू स्ट्रगल और रश करना, स्ट्रगल करना, छीना झपटी करना, जल्दबाजी करना, उसी को बोलते हैं स्क्रैम्बल करना। पीपल स्क्रैम्बल्ड फॉर सीट्स ऑन द बस। बस में क्या होता है? लोग क्या कर रहे हैं? स्क्रैम्बल कर रहे हैं, यानी कि छीना झपटी कर रहे हैं, रश कर रहे हैं, जल्दबाजी दिखा रहे हैं कि ये सीट मेरी है, सीट को घेरने के लिए। रश, स्करी और जोसल, ये तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। मार्क करेंगे जोसल को, और स्करी को भी मार्क कर सकते हैं। रश भी ठीक है, तीनों वर्ड्स अच्छे हैं, एग्जाम में आने की बहुत पॉसिबिलिटी है। स्करी वगैरह तो आए हुए हैं, स्करी और जोसल तो आए हुए हैं कई बार एग्जाम में, तो इनको मार्क करेंगे। एक तरफ तो छीना झपटी हो रही है, स्ट्रगल हो रहा है काफ़ी, दूसरी तरफ ग्लाइड, फ्लो और ऑर्गेनाइज, तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है डायनामिक्स। नाउन होता है गति की या फिर गतिविधियों को बोलते हैं डायनामिक्स। फोर्स और प्रोसेसेस दैट अफेक्ट डेवलपमेंट, भाई कोई डेवलपमेंट चल रहा है, उसको अगर कोई चीज़ अफेक्ट करेगी तो वही होती है गतिविधि। द डायनामिक्स ऑफ द टीम चेंज आफ्टर हिज एंट्री, किसी एक प्लेयर की एंट्री हुई और उस एंट्री के बाद क्या हो गया? सारी डायनामिक्स ही चेंज हो गई। ठीक है, सारी की सारी डायनामिक्स ही चेंज हो गई। डायनामिक्स चेंज हो, जैसे एक खिलाड़ी की वजह से हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है भाई, बिल्कुल। MS धोनी की एंट्री हुई थी इंडियन टीम में, ठीक है, और पूरा का पूरा डायनामिक्स, पूरी टीम की डायनामिक्स चेंज हो गई थी। मैकेनिज्म बोल सकते हो डायनामिक्स को, मोशन बोल सकते हो और एनर्जी बोल सकते हो। ठीक है जी, तो ये तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अब एक तरफ तो सारी चीज़ें बदल गई हैं भाई, डायनामिक्स चेंज हो रहा है, मैकेनिज्म बदल रहा है, दूसरी तरफ स्टेबिलिटी में है चीज़ें, स्टैसिस और स्टिलनेस, ये तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। वर्ड्स कंप्लीट हुए, हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। और स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपको वर्ड्स लग रहा है कि भाई एग्जाम ओरिएंटेड ही हैं, तो इसी वीडियो को अभी के अभी लाइक करेंगे। बाय एंड लार्ज, शीघ्र ही। बाय एंड लार्ज का मतलब होता है शीघ्र ही, सून और इवेंचुअली। बाय एंड लार्ज नहीं है, अरे यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ। बाय एंड बाय का मतलब होता है शीघ्र, सून एकदम, अभी, अचानक से, एकदम से, तुरंत हो जाएगा। बाय एंड बाय मतलब शीघ्र ही केम टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ, उसको सच समझ में आ गया। तो बाय एंड बाय का क्या मतलब है? एकदम, जल्दी, तुरंत ही, ठीक है, शीघ्र ही, तो इसका मतलब होता है बाय एंड बाय का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ का तो पता होगा, आगे पीछे। बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे। मूविंग इन वन डायरेक्शन एंड देन द अपोजिट, एक डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हो और फिर पीछे, आगे पीछे, तो इस तरीके से क्या हो जाता है? बैक एंड फोर्थ। शी पेस्ड बैक एंड फोर्थ नर्वसली, तो नर्वसनेस में क्या कर रही थी वो? पेस कर रही थी, मतलब चल रही थी आगे और पीछे। अगला है बैड ब्लड। दुश्मनी को बोलते हैं एनमिटी और इल फीलिंग। बैड ब्लड क्या है? कोई व्यक्ति कहते हैं ना कि यार इसको देखकर मेरा खून खोलने लगता है, किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि भाई इस व्यक्ति को देखकर मेरा खून खोलने लगता है, तो खून खोल लेगा तो मतलब क्या? खून खराब होगा। बैड ब्लड, तो बैड ब्लड क्या होता है? दुश्मनी होती है। देर इज बैड ब्लड बिटवीन द टू फैमिलीज, दो फैमिलीज के बीच में क्या है? बैड ब्लड है, यानी कि दुश्मनी है, हॉस्टिलिटी है। बैग एंड बैगेज का तो मतलब होता है पूरी तरीके से, बोरी बिस्तर समेत। विद ऑल बिलोंगिंग्स, या फिर कंप्लीटली, भाई किसी अपने सारे सामान के साथ, सारे बोरी बिस्तर के साथ, या फिर कंप्लीटली, पूरी तरीके से, उसको ही बोलते हैं बैग एंड बैगेज। ही लेफ्ट द सिटी बैग एंड बैगेज, उसने शहर को छोड़ दिया अपने सारे
सामान के साथ में, यानी कि कम्प्लीटली, उसने कम्प्लीटली शहर को छोड़ दिया है। फ्रेजल वर्ब्स करते हैं। पहला है रोल आउट। रोल आउट का मतलब होता है शुरू करना, जारी करना। लॉन्च करना या फिर इंट्रोड्यूस करना किसी चीज़ को, उसकी का मतलब होता है रोल आउट। रोल आउट यानी कि लॉन्च करना। द कंपनी रोल्ड आउट अ न्यू ऐप। कंपनी ने रोल आउट किया है एक नए ऐप को, यानी कि नया ऐप लॉन्च करा है। स्केल अप। अच्छा, रोल आउट से समझ में आया, हम भी बहुत जल्दी रोल आउट करेंगे अपने एटॉमिक इंग्लिश का ऐप। तो देखते हैं कब तक हो पाता है। वर्क इज अंडरवे। अगला है स्केल अप। विस्तार करने को बोलते हैं स्केल अप। इंक्रीज इन साइज और एक्सटेंट। इंक्रीज इन साइज और एक्सटेंट, कोई चीज़ साइज में बढ़ गई, एक्सटेंट में बढ़ गई, इस विस्तार हो गया, यानी कि स्केल अप। कोई स्केल था पहले किसी पैमाने पर थी, अब उसका अप हो गया, कोई पैमाना बढ़ा दिया गया, तो उसको बोलते हैं स्केल अप करना। वी नीड टू स्केल अप ऑपरेशंस टू मीट डिमांड। हमको डिमांड को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशंस को स्केल अप करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ऑपरेशन यानी कि प्रोडक्शन। तो अगर डिमांड को फुलफिल करना है, मीट करना है, तो फिर ऑपरेशन यानी कि प्रोडक्शन को स्केल अप करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर अप का मतलब तो स्पष्ट करना, ठीक करने को बोलते हैं, रिजोल्व करना या फिर बिकम क्लियर करना। द डॉक्टर क्लियर्ड अप माई डाउट्स। मेरे जितने डाउट्स थे डॉक्टर ने क्या कर दिया, क्लियर अप कर दिया, यानी कि रिजोल्व कर दिया, स्पष्ट कर दिया। क्लोज डाउन का तो मतलब होता है बंद करना, तो स्टॉप ऑपरेशंस परमानेंटली। परमानेंट तरीके से जितने भी ऑपरेशंस हैं उन सबको बंद कर देना, क्लोज डाउन कर देना। द फैक्ट्री क्लोज डाउन लास्ट ईयर। तो फैक्ट्री क्या हो गई है, लास्ट ईयर बंद हो गई है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस। एपिडेमिक, महामारी को बोलते हैं एपिडेमिक। एक वाइड स्प्रेड अकरेंस ऑफ एन इन्फेक्शियस डिसीज। कोई ऐसी बीमारी है जो इन्फेक्शियस है, यानी कि फैल जाती है, एक दूसरे को लग जाती है, तो उसी को बोलते हैं, अगर उसको वो फैल जाती है कोई बीमारी और वो इन्फेक्शियस है, दूसरों में इन्फेक्शन उसका होने की चांसेस हैं, उस बीमारी को बोलते हैं एपिडेमिक। कोविड-19 बिकेम अ ग्लोबल एपिडेमिक। तो ये क्या बन गई थी, कोविड-19 एक ग्लोबल एपिडेमिक बन गई थी, पूरे विश्व में एक बीमारी, महामारी बन गई थी। ठीक है जी। तो मतलब क्या है, जो बीमारी फैल रही है, जो बीमारी फैल रही है उसी को बोलते हैं एपिडेमिक। एपिसोड, एपिसोड होता है घटना, एक सिंगल इवेंट और पार्ट ऑफ सीरीज। अच्छा, कोई एपिसोड क्या होता है, एपिसोड होती है घटना या फिर कोई एक ऐसा इवेंट है या फिर उसकी सीरीज, किसी एक सीरीज का एक पार्ट, उसी को बोलते हैं एपिसोड। भाई कोई चीज़ है, उसका एक छोटा सा पार्ट, उसी को बोलते हैं एपिसोड। दैट एपिसोड चेंज्ड हिज लाइफ। कोई एक एपिसोड, कोई एक इवेंट हुआ, कोई घटना हुई और उसने उसकी पूरी लाइफ को बदल के रख दिया। तो एपिसोड का मतलब समझ में आया ना, एक छोटा इवेंट, किसी चीज़ का एक छोटा इवेंट, उसी को बोलते हैं एपिसोड। अभी तक आपने एपिसोड का मतलब केवल से किसी सीरियल से या किसी वेब सीरीज से ही समझा होगा कि एपिसोड 1, 2, लेकिन आज एपिसोड का मतलब समझ में आया, एक छोटी इवेंट को भी एपिसोड ही बोलते हैं। एपिसोडिक। अच्छा, एपिसोड तो समझ में आएगा कोई घटना, लेकिन एपिसोडिक क्या होगा, एपिसोडिक होगा किस्तों में होने वाला, अकरिंग इन पार्ट्स और सेगमेंट्स। कोई चीज़ अगर बहुत पार्ट्स में हो रही है ना, उसी को बोलते हैं एपिसोडिक। हर इलनेस इज एपिसोडिक इन नेचर। तो उसकी जो इलनेस है ना, वो पार्ट्स में होती है, कभी कभी होती रहती है, तो उसी को बोलते हैं एपिसोडिक। इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी का मतलब होता है मन की शांति, मेंटल कामनेस, उसी को बोलते हैं इक्वेनिमिटी। ही फेस्ड द क्राइसिस विद इक्वेनिमिटी। उसने जो क्राइसिस थे ना, उसको कैसे फेस करा है, कैसे उसको झेला है, कैसे टैकल किया है, इक्वेनिमिटी के साथ में, यानी कि कामनेस के साथ में। तो कामनेस का मतलब हो जाएगा इक्वेनिमिटी। चलिए भाई, अच्छे वर्ड्स थे, सारे हमने कवर कर लिए। अब हम करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस। डिटेल में हम एडिटोरियल को पढ़ेंगे, जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा, और फिर आप एग्ज़ाम में जब जो अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर आप नहीं घबराएंगे और अनसीन पैसेज आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। एडिटोरियल एनालिसिस। कॉस्ट ऑफ प्रोमिसेस ऑन द बिहार इलेक्शन एंड पोल ईव वेलफेयर मेजर्स। कॉस्ट ऑफ प्रोमिसेस यानी कि जो प्रॉमिस किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, उनकी कीमत, वादों की कीमत। ऑन द बिहार इलेक्शन, बिहार इलेक्शन होने वाला है, तो उसके ऊपर आज का ट्यूटोरियल बेस्ड है। एंड पोल ईव वेलफेयर मेजर्स। पोल ईव यानी कि पोल आने वाले हैं, उससे जस्ट पहले के जो वेलफेयर मेजर्स, जो समाज के कल्याण के मेजर्स दिखाए जा रहे हैं बिहार में, उसके ऊपर आज का एडिटोरियल बेस्ड है। इलेक्शन ईव वेलफेयर मेजर्स डिस्प्ले आ लैक ऑफ रेस्पेक्ट फॉर वोटर्स। इलेक्शन ईव वेलफेयर मेजर्स हुए हैं, बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं कि ऐसे कर देंगे, ये कर देंगे, पब्लिक को ये दे देंगे, और इलेक्शन ईव यानी कि इलेक्शन से तुरंत पहले वो डिस्प्ले करते हैं। क्या डिस्प्ले करते हैं, क्या दर्शाते हैं, अ लैक ऑफ रेस्पेक्ट फॉर वोटर्स, कि भाई वोटर्स के लिए ना रेस्पेक्ट नहीं है। 5 साल सरकार चली, 5 साल आप कहाँ थे, आज अगला इलेक्शन आ रहा है,
वोट बटोरने के लिए आप इलेक्शन ईव पर वेलफेयर मेजर्स की घोषणा कर रहे हो, तो ये क्या है? ये वोटर्स की रेस्पेक्ट नहीं है, ये उस रेस्पेक्ट की कमी है। इट इज़ रेनिंग वेलफेयर्स इन बिहार। बिहार में वेलफेयर की क्या हो रही है? वर्षा हो रही है। नथिंग सरप्राइजिंग, कोई इसमें सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है। तो ये जो हो रहा है बिहार में, जो इलेक्शन ईव पर जो वेलफेयर की घोषणा हो रही है, ये नथिंग सरप्राइजिंग, इसमें कुछ सरप्राइजिंग बात नहीं है। द स्टेक्स आर हाई फॉर द रूलिंग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इन द अप्रोचिंग असेंबली इलेक्शंस। तो जो स्टेक्स हैं, जो चीज़ें दांव पर लगी हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई हैं फॉर द रूलिंग एनडीए पार्टी जो है इन द अप्रोचिंग असेंबली इलेक्शन। ये जो अप्रोच कर रहा है यानी कि अभी जो आ रहा है, अपकमिंग, अप्रोचिंग यानी कि अपकमिंग, ये जो असेंबली इलेक्शंस बिहार में आ रहा है, एनडीए यानी कि जो बीजेपी वाली जो पार्टी है उसकी अलायंस है, नीतीश कुमार की पार्टी, इनके लिए बहुत ज़्यादा स्टेक्स हाई हैं, दांव पर बहुत चीज़ें लगी हैं। अकॉर्डिंग टू रिसेंट अनाउंसमेंट्स, हाउस होल्ड कंजम्पशन ऑफ अप टू 125 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ विल बी फ्री विद इफेक्ट फ्रॉम August 1 दिस ईयर। रिसेंट अनाउंसमेंट्स हुई और उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? हाउस होल्ड कंजम्पशन ऑफ अप टू 125 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ, हर महीने 125 यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी हाउस होल्ड यूज में फ्री रहेगी विद इफेक्ट फ्रॉम August 1 दिस ईयर। ये जो अगस्त आ रहा है 1, इससे शुरू हो जाएगी 125 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी हर महीने मिलनी फ्री ऑफ कॉस्ट, ये घोषणा हुई। दिस स्कीम विल कवर अराउंड 1.67 करोड़ हाउस होल्ड्स, और ये जो स्कीम है लगभग 1,67,00,000 लोगों को, हाउस होल्ड्स को ये सीधा कवर करती है। अंडर द कुटीर ज्योति योजना, द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फ्री रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस फॉर अबाउट 58 लाख बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज। कुटीर ज्योति योजना है, उसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है? प्रोवाइड करती है, फ्री में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस करती है, सोलर के पैनल्स लगाती है और अबाउट 58 लाख बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली, जो बीपीएल होता है, जो बहुत गरीब तबका है, 58 लाख लोगों की छतों पर गवर्नमेंट क्या कर रही है? कह रहे हैं कि भाई प्रोवाइड करेगी फ्री के रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस। दूसरी घोषणा, द वेलफेयर हैम्पर ऑफ द रूलिंग कोalition ऑल्सो इंक्लूड्स a promise of 35% job reservation in all state government jobs for women, an increase in social security pension from rupees 400 to rupees 1100, the creation of a Bihar Youth Commission and more। वेलफेयर हैम्पर में वेलफेयर की जो ये घोषणाएं हो रही हैं उसमें क्या है? रूलिंग कोalition का, कोalition यानी कि जो कोalition का मतलब होता है जो गठबंधन होता है, जैसे बीजेपी का और नीतीश कुमार की पार्टी का गठबंधन है। ऑल्सो इंक्लूड, इसके अंदर और क्या प्रोमिस करे गए हैं? 35% जॉब रिजर्वेशन दिया जाएगा सारी स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में वुमेन को। एन इंक्रीज इन सोशल सिक्योरिटी पेंशन, 400 रुपये से लेकर 1100 हो जाएगी। अभी 400 रुपये है सोशल सिक्योरिटी पेंशन, उसको बढ़ाकर 1100 रुपये कर देंगे। द क्रिएशन ऑफ बिहार यूथ कमीशन, बिहार यूथ कमीशन बनाएंगे और बहुत कुछ। तो ये सारे वादे, 3-4 वादे ये आपको समझ में आ गए, ये घोषणाएं बिहार सरकार आज कर रही है। A new internship support scheme offers between rupees 4,000 and rupees 6,000 a month to youth 18 to 28 years की इनकी एज रहेगी for undertaking internships and based on their educational qualifications। अगली घोषणा, एक नई इंटर्नशिप सपोर्ट स्कीम लाएंगे जिसमें 4,000 से लेकर 6,000 रुपये पर महीने दिया जाएगा, पर मंथ दिया जाएगा यूथ को 18 से 28 साल की उम्र एज ग्रुप वालों को। किस चीज़ के लिए? फॉर अंडरटेकिंग इंटर्नशिप, जो इंटर्नशिप कर रहे हैं उनको स्टाइपेंड के रूप में देंगे। एंड बेस्ड ऑन देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और उनकी जो क्वालिफिकेशन रहेगी, पढ़ाई का जो स्तर रहेगा उसके हिसाब से दिया जाएगा। द प्लान इज टू स्टार्ट सपोर्टिंग 5,000 यूथ इन द फर्स्ट ईयर एंड स्केलिंग इट अप टू कवर 1 लाख बेनिफिशरीज ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अभी जो प्लान है कि भाई ये स्टार्ट क्या करेंगे, 5,000 यूथ को सपोर्ट करेंगे पहले साल में, और बाद में इसको बढ़ाकर 1 लाख बेनिफिशरीज को ये मदद करेंगे, बेनिफिट देंगे ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर, अगले 5 साल में। अगले 5 साल में जब तक ये सरकार में रहेंगे, कह रहे हैं कि 1 लाख लोगों को हम सीधा डायरेक्ट बेनिफिट देंगे। टू प्रमोट रिलीजियस टूरिज्म, द स्टेट हैज़ अनाउंस्ड a rupees 882.87 करोड़ रीडेवलपमेंट प्लान फॉर पुराना धाम जानकी मंदिर। पुराना धाम जानकी मंदिर said to be the birthplace of Lord Rama's wife Sita।
प्रमोट करने के लिए रिलीजियस टूरिज्म को, जो रिलीजियस धार्मिक जो टूरिज्म है, जो यात्रा है, उस चीज़ को बढ़ाने के लिए स्टेट ने अनाउंस करा, स्टेट यानी कि सरकार ने अनाउंस करा है 882.87 करोड़ रीडेवलपमेंट प्लान, इतना बड़ा फंड देंगे किस चीज़ के लिए? पुराना धाम जानकी मंदिर के लिए, सेड टू बी द बर्थ प्लेस, क्योंकि इसको बताया जाता है कि जो माता सीता थी, जो लॉर्ड राम की वाइफ थी, उनकी ये बर्थ प्लेस बताई जाती है। उसमें 882 करोड़ का एक रीडेवलपमेंट प्लान करेंगे जिससे कि रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा मिले। Migrants from the state who live outside will receive government support to return home during festivals। जितने भी माइग्रेंट्स हैं, जितने भी बिहार के लोग हैं जो किसी उसमें दूसरे स्टेट में जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए गए हुए हैं, तो सरकार क्या करेगी? उनको रिसीव गवर्नमेंट सपोर्ट, वो सपोर्ट मिलेगी उनको, जिससे कि वो घर आसानी से आ पाएँ अपने फेस्टिवल्स को मनाने। होली पर, दिवाली पर, छठ पर, इन सभी पर वो आराम से आ पाएँ, उसके लिए गवर्नमेंट उनकी मदद करेगी। ऑल दिस फॉलोज। अब देखो यार, कितनी, ऐसा नहीं लग रहा स्वर्ग में आ गए, बिहार नहीं स्वर्ग हो गया यार ये तो, इतनी सारी घोषणाएं, वाह भाई वाह, मतलब गजब करती है यार सरकार। इलेक्शन के टाइम पर ना सरकार इतना हो जाता है, ऐसा हो जाता है मतलब जो मर्जी ले लो यार, जो मर्जी जितना चाहे ले लो, वो वाले घोषणाएं उनकी चल रही होती हैं। ऑल दिस फॉलोज अ फैमिलियर पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट्स यूजिंग वेलफेयर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इलेक्शन ईयू मैनेजमेंट ऑफ पॉपुलर सेंटिमेंट। अब ये सारी चीज़ें जो फॉलो करती है ना, एक फैमिलियर पैटर्न है, गवर्नमेंट्स ऑफ सारी सरकारें यूज़ कर रही हैं। एक वेलफेयर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इलेक्शन ईयू मैनेजमेंट ऑफ पॉपुलर सेंटिमेंट, ये एक सिमिलर पैटर्न है, सारी सरकारें इसी चीज़ को फॉलो कर रही हैं। वेलफेयर स्कीम्स की घोषणा करती हैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट में, इलेक्शन ईव पर, मैनेजमेंट ऑफ पॉपुलर सेंटिमेंट, जिससे कि लोगों के सेंटिमेंट को ये टच कर सकें और इलेक्शन में वोट बटोर सकें। तो सारी सरकारें यही फॉलो कर रही हैं। फ्रीबीज का ही तो कल्चर चल गया है पूरे इंडिया में। द एब्सेंस ऑफ एनी सीरियस प्लानिंग और विजन बिहाइंड सच स्पोरेडिक अनाउंसमेंट्स इज एविडेंट। कह रहा है कि भाई जो एब्सेंस है ना, एनी सीरियस प्लानिंग और विजन, भाई किसी भी सीरियस प्लानिंग की, किसी भी सीरियस प्लानिंग की या फिर किस चीज़ की, एक विजन की, बिहाइंड सच स्पोरेडिक अनाउंसमेंट, ये जो ऐसे इरेगुलर स्पोरेडिक अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं। भाई स्पोरेडिक क्यों है? क्योंकि इरेगुलर है ना, केवल इलेक्शन के टाइम पर आते हैं, 5 साल के लिए सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी, अगली बार 5 साल बाद जब इलेक्शन आएगा तब फिर से होगा। तो इसमें देखो, ना तो कोई सीरियस प्लानिंग है, ना कोई विजन है, बस ये हवाबाजी है, इलेक्शनबाजी है। दे आर ऑफन इन रेस्पॉन्स टू द प्रोमिसेस ऑफ अ पॉलिटिकल राइवल। और ये क्या है कि रेस्पॉन्स ही है, खाली एक रेस्पॉन्स कर रही है ये पार्टी, एनडीए की जो पार्टी है, ये खाली रेस्पॉन्स में ही कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल जो राइवल है ना, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ठीक है, वो भी यही काम कर रहे हैं, वो भी यही बयानबाजी करते हैं, यही हवाबाजी उनकी भी रहती है। तो दोनों तरफ से क्या होता है, फ्रीबीज का घोषणा करी जाती है, हम ये फ्री दे देंगे और हम ये फ्री दे देंगे। इलेक्शन के समय पर ये चीज़ें चलती हैं। इन बिहार में द अपोजिशन राष्ट्रीय जनता दल हैज सेड दैट द नीतीश कुमार गवर्नमेंट्स वेलफेयर कैटलॉग इज अ फोर्स्ड रिएक्शन टू इट्स प्रोमिसेस ऑफ सिमिलर मेजर्स इफ वोटेड टू पावर। अच्छा, अपोजिशन राष्ट्रीय जनता दल है, आरजेडी, जो कि उसमें सेड दैट, और उसने क्या कहा, आरजेडी कौन सी है? जो लालू यादव की पार्टी है। तो आरजेडी ने क्या कहा है कि भाई नीतीश कुमार गवर्नमेंट की जो वेलफेयर कैटलॉग है ना, इज ए फोर्स्ड रिएक्शन। इसको बताया, इसकी जो कैटलॉग यानी कि लिस्ट, इनकी जो वेलफेयर स्कीम्स की जो लिस्ट है, वो क्या है, एक फोर्स्ड रिएक्शन है टू इट्स प्रोमिस ऑफ सिमिलर मेजर्स इफ वोटेड टू पावर। कि भाई पावर में अगर ये आए हैं तो फिर ये कह रहे हैं कि ये फोर्स्ड है, ये मजबूरी में इस चीज़ को कर रहे हैं पावर में, सत्ता में आने के लिए। अहेड ऑफ द महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन, महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन से पहले द महायुति गवर्नमेंट रोल्ड आउट अ कैश ट्रांसफर स्कीम फॉर वुमेन विच हेल्प्ड इट विन। महायुति गवर्नमेंट ने क्या करा था कि भाई उन्होंने रोल आउट करा, रोल आउट का मतलब क्या होता है, स्टार्ट किया, एक कैश ट्रांसफ़र शुरू किया, लॉन्च किया कि भाई एक कैश ट्रांसफ़र स्कीम करेंगे, वुमेन को कुछ पैसे उन्होंने ट्रांसफ़र करे, जिससे कि उनको विन मिला, उनको जीत मिली। लेटर बाद में द न्यू गवर्नमेंट प्रून्ड द लिस्ट, और बाद में क्या हुआ, जो नई गवर्नमेंट आई उसने क्या कर दिया, प्रून कर दिया लिस्ट को, मतलब जो उन्होंने वादे किए थे उसको प्रून यानी कि उसकी कटाई छटाई कर दी, बहुत सारी स्कीम को हटा दिया। एडमिटिंग दैट, और ये एडमिट करते हुए कि देर वर अनडिजर्विंग बेनिफिशरीज, कि भाई क्यों काट दी, कि भाई ये स्कीम जो पहले वादे करे थे उनको क्यों काट दिया, क्योंकि इसमें ना अनडिजर्विंग बेनिफिशरीज थे, ऐसे लोग शामिल थे जिनको बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए था लेकिन मिल रहे थे, तो उस चीज़ को काट दिया। फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम नाउ एग्जिस्ट इन सेवरल स्टेट्स,
जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम है, ये जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी वाली जो बीमारी शुरू हुई थी, दिल्ली से शुरू हुई थी कि भाई फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही थी, अब वो सारे के सारे स्टेट्स में पहुंच चुकी है। हर स्टेट के इलेक्शन से पहले एक मुद्दा होता है, बिजली की इतनी यूनिट फ्री मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ ऑफन क्वेश्चन द रैशनल ऑफ फ्रीबीज बट आर्बिट्रेरी न्यू स्कीम्स कंटिन्यू टू प्रोलिफरेट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, ये ओपन क्वेश्चन, ये अक्सर सवाल उठाते हैं कि भाई ये जो फ्री बीज है ना, इसके रैशनल पर, इसके लॉजिक पर वो सवाल उठाते रहते हैं कि भाई ये क्यों है, फ्री बीज, ये मुफ्त खोरी है, ये क्यों है, लगातार वो सवाल उठाते रहते हैं। बट लेकिन आर्बिट्रेरी न्यू स्कीम्स कंटिन्यू टू प्रोलिफरेट, जब उनकी इलेक्शंस आते हैं उनकी पार्टी की तरफ से भी बहुत सारी फ्री बीज की स्कीम्स का आपको देखने को मिलते हैं। इन बिहार में द स्क्रैम्बल अमंग पार्टीज इज ऑल्सो द कंटेक्स्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार एडवांसिंग एज। बिहार में जो है, बिहार में क्या है, बिहार में इन बिहार द स्क्रैम्बल अमंग पार्टीज के बीच में स्क्रैम्बल है। स्क्रैम्बल मतलब क्या, छीना झपटी चल रही है, पार्टीज के बीच में छीना झपटी चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि नीतीश कुमार वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है ना, उनकी एडवांसिंग एज है, वो उनकी एज बढ़ रही है, तो पार्टीज के बीच में क्या है, छीना झपटी चल रही है, रश चल रहा है बहुत। हिज पार्टी, उसकी पार्टी द जनता दल यूनाइटेड JDU इज स्मॉलर देन बीजेपी से वो छोटी है। एंड द इलेक्शन कुड फर्दर ऑल्टर द डायनामिक्स ऑफ स्टेट कोalition पॉलिटिक्स। जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की पार्टी है, बीजेपी पार्टी से बहुत छोटी पार्टी है और केवल स्टेट लेवल की पार्टी है। एंड द इलेक्शन कुड फर्दर ऑल्टर द डायनामिक्स ऑफ स्टेट कोalition पॉलिटिक्स, और जो इलेक्शन होने वाला है ना, ये आगे ऑल्टर करेगा, चेंज करेगा, पूरी डायनेमिक्स बदलेगा पूरे स्टेट की कोalition पॉलिटिक्स की। मतलब जो आपस में मिली भगत वाली गठबंधन की सरकारें चल रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं डायनेमिक्स चेंज होंगी इस बारे इलेक्शन में। द कंट्रोल ऑफ पावर हैड इंक्रीजिंगली शिफ्टेड फ्रॉम मिस्टर कुमार टू द बीजेपी इन द लास्ट 5 years एंड द फ्यूचर ऑफ द JDU इज सेट टू डिक्लाइन। जो कंट्रोल है ना पावर का, वो इंक्रीजिंगली शिफ्ट हुआ है मिस्टर कुमार से बीजेपी की तरफ। दोनों पार्टी आपस में गठबंधन में है, लेकिन पहले मिस्टर कुमार के हाथों में हुआ करती थी चीज़ें, आज कहीं ना कहीं बीजेपी की बढ़त है। इन द लास्ट 5 years, पिछले 5 सालों में बीजेपी ने बढ़त बनाई है। एंड द फ्यूचर ऑफ द JDU, और जो JDU पार्टी का फ्यूचर है, क्योंकि नीतीश कुमार तो बूढ़े हो रहे हैं, तो उसका जो पार्टी का फ्यूचर है इज सेट टू डिक्लाइन, वो कहीं ना कहीं उसमें डिक्लाइन होगा, कहीं ना कहीं डाउनफॉल आगे देखने को मिलेगा। कॉम्पिटिटिव वेलफेयरिज्म is all that remains in the toolkits of all parties to woo voters। जो कॉम्पिटिटिव वेलफेयरिज्म है ना, कॉम्पिटिटिव वेलफेयरिज्म क्या, देखो वेलफेयरिज्म का मतलब होता है कि बहुत सारी वेलफेयर स्कीम की घोषणा कर देना, लोगों को बहुत सारे वादे कर देना कि हम ये देंगे इलेक्शन के समय पर। तो कॉम्पिटिटिव है, दोनों तरफ से पार्टियां कर रही हैं इस काम को। इज ऑल, ये क्या है, इज ऑल दैट रिमेन्स इन द टूल किट ऑफ ऑल पार्टीज, ये सारी पार्टीज की टूल किट्स में ही रहता है। टू वू वोटर्स को रिझाने के लिए, वोट को गेन करने के लिए ये सारे काम करे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव वेलफेयरिज्म, लंबे लंबे वादे। ये कंप्लीट हुआ। बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में समझ में आया कि भाई बिहार में किस तरीके से सरकार के, बिहार कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, सारे जितने भी स्टेट्स होते हैं सभी में जब सरकारें इलेक्शन लड़ने जा रही होती हैं तो यही काम होता है, फ्रीबीज की घोषणा होती है, वेलफेयर स्कीम्स बताई जाती हैं, तब लगता है कि आज तो ये मतलब सब कुछ ही दे देंगे यार, जो मांग लोगे उस टाइम पे वो दे देंगे। कॉम्प्रहेंशन MCQs करते हैं। व्हाट डज द एडिटोरियल सजेस्ट अबाउट द पर्पस बिहाइंड द सडन वेलफेयर स्कीम्स बिफोर बिहार इलेक्शन। एडिटोरियल क्या सजेस्ट करता है कि क्या पर्पस है, अचानक से वेलफेयर स्कीम्स आई हैं बिफोर बिहार इलेक्शन, अचानक से आई हैं, उनका पर्पस क्या है, एडिटोरियल में क्या होता है। दे आर पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एजेंडा, नहीं, कोई एजेंडा का पार्ट नहीं है ये। नेक्स्ट, दे आर एन आउटकम ऑफ सिटीजन्स प्रोटेस्ट, कोई प्रोटेस्ट थोड़ी ना हुआ है। दे एम टू जेन्युइनली अपलिफ्ट द पुअर, अच्छा पुअर को उठाने के लिए, गरीब को उठाने के लिए ये स्कीम करी जा रही है। गरीब को उठाने के लिए अगर ये स्कीम करी जा रही होती तो पिछले 5 साल से क्यों नहीं हुई, आज क्यों हो रही, काटो। दे आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड टू मैनेज वोटर सेंटिमेंट, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और मैनेज करने के लिए वोटर सेंटिमेंट को, वोट बटोरने के लिए इनको करा जा रहा है, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, वॉट रिफ्लेक्ट्स अ लैक ऑफ प्लानिंग इन द गवर्नमेंट्स रीसेंट अनाउंसमेंट, रीसेंट अनाउंसमेंट में किस चीज़ की प्लानिंग की कमी है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, काटो, ऐसे तो कोई बात सामने नहीं है। एब्सेंस ऑफ सपोर्टिंग डाटा, नहीं, ये भी कोई जिक्र नहीं आया, आर्टिकल के अकॉर्डिंग बताना है ना। दियर रिएक्शनरी नेचर टू राइवल पार्टी प्रोमिसेस, हाँ इनकी रिएक्शनरी नेचर आई है कि जो राइवल पार्टीज काम कर रही है, जो विरोध में दूसरी पार्टी काम कर रही है,
उसी काम को इधर से फ्री बीज की अनाउंसमेंट्स हो रही है। तो ये सी ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट हो जाएगा। Why is the BJP's role seen and as increasing in Bihar politics according to the editorial? बीजेपी का जो रोल है ना, कैसे इंक्रीज करता हुआ दिख रहा है बिहार की पॉलिटिक्स में अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल? बिकॉज बीजेपी हैज़ मोर फंड्स, क्योंकि बीजेपी के पास बहुत और ज़्यादा फंड्स हैं। काटो इसको, ऐसा तो कोई जिक्र नहीं है। अकॉर्डिंग टू एडिटोरियल बताना है बेटा। ड्यू टू सीएम नीतीश डिक्लाइनिंग इन्फ्लुएंस एंड पार्टी साइज, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सीएम नीतीश का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है क्योंकि वो बूढ़े हो रहे हैं, उनकी एज हो रही है, एडवांस एज हो रही है उनकी, इस वजह से, और पार्टी का साइज भी छोटा है, तो इस वजह से बीजेपी को इस बार इलेक्शन में बढ़ाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। ग्रामर के क्वेश्चंस करते हैं। आइडेंटिफाई करना है आपको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। इन बिहार गवर्नमेंट्स हैड अनाउंस फ्री रूफटॉप सोलर टू एवरीवन। बिहार गवर्नमेंट्स क्या होता है भाई? कई सारी सरकारें चल रही हैं क्या बिहार में? काटो। द गवर्नमेंट हैव बीन अनाउंसिंग वेलफेयर मेजर। गवर्नमेंट तो सिंगुलर होता है, तो इसके लिए यहाँ पर सिंगुलर आएगा तो हैज आएगा ना बेटा। काटो दूसरा ऑप्शन। द पार्टी प्लान्स टू सपोर्ट, पार्टी सिंगुलर है, उसके लिए प्लान्स आया है, ये भी ठीक है। टू सपोर्ट 5000 यूथ इन द फर्स्ट ईयर, ये तो ठीक है यार, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं लग रही। अभी दोबारा अगला पढ़ेंगे पहले। नीतीश कुमार अलॉन्ग विद हिज मिनिस्टर्स आर प्रमोटिंग द स्कीम्स। तो सेंटेंस में नीतीश कुमार अलॉन्ग विद हिज मिनिस्टर्स आया, मिनिस्टर्स के लिए हमने आर लगा दिया, सेंटेंस करेक्ट हो गया? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ये जो आर आ रहा है ना, यहाँ पर आर आप मिनिस्टर्स के हिसाब से नहीं लगाएंगे। जहाँ पर भी आपको अलॉन्ग विद मिलेगा, जहाँ पर भी अलॉन्ग विद मिलेगा, तो फिर जब आप वर्ब फिल करोगे वो अलॉन्ग विद से पहले वाले के लिए फिल करोगे, ना कि बाद वाले के लिए। ठीक है, तो बाद वाले के लिए नहीं करते हैं, पहले वाले। तो पहले क्या है अलॉन्ग विद से? नीतीश कुमार है सिंगुलर, तो यहाँ पर आर की जगह पर इज होना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचता है सी, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। द पार्टी सिंगुलर है, प्लान्स यहाँ पर पार्टी के लिए आ गया। सपोर्ट 5000 यूथ इन द फर्स्ट ईयर, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट। फिर इन द ब्लैंक करना है क्वेश्चन। द वेलफेयर मेजर्स वर अनाउंस्ड इन ए डैश मैनर लैकिंग कोहेरेंस और प्लानिंग। बताइए भाई, ये जो वेलफेयर मेजर्स आए तो ये कैसे हैं? वर अनाउंस्ड, किस मैनर में करे हैं इनको? किस मैनर में? डैश मैनर, स्ट्रेटेजिक मैनर में करे हैं। अगर देखो बाद में कह दिया, निगेटिव बात कह दी, लैकिंग कोहेरेंस एंड प्लानिंग, तो कहीं ना कहीं निगेटिव चीज़ हुई होगी। स्ट्रेटेजिक तो निगेटिव चीज़ नहीं है। काटो भाई, अगर स्ट्रेटेजिक होती तो फिर उसमें तो ना तो कोहेरेंस की कमी होती, ना प्लानिंग की कमी होती, वो तो स्ट्रेटेजी के साथ में करा जाता है अनाउंसमेंट, तो गलत है। कोऑर्डिनेटेड है नहीं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन होता तो फिर प्लानिंग और कोहेरेंस के अंदर तो आती है। हायरार्किकल कुछ ऐसी बात है नहीं, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये एक स्पोरेडिक मैनर में, ये एक जल्दबाजी में, ये एक रश में ये काम करा गया है। ठीक है जी, तो ये बहुत ही छिटपुट तरीके से इस काम को करा गया है, रेगुलर नहीं है ये। बस 5 साल जब हो जाते हैं, पूरे इलेक्शन आता है, उस टाइम पे करते हैं, तो इरेगुलर चीज़ है बिल्कुल, स्पोरेडिक मैनर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। एरर इसमें फाइंड करना है। माइग्रेंट्स फ्रॉम बिहार हु लिव आउटसाइड विल रिसीव्स गवर्नमेंट सपोर्ट टू रिटर्न ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। बताइए भाई, इसमें कौन से पार्ट में एरर है? बताओ भाई, कौन से पार्ट में एरर है? चलिए स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, एक एक वर्ड पढ़ के, और जहाँ पर भी एरर आएगा वहीं पर उसको पकड़ लेंगे। माइग्रेंट्स फ्रॉम बिहार, यहाँ तक तो ठीक है। माइग्रेंट्स होते हैं जो दूसरे स्टेट्स में रह रहे होते हैं, फ्रॉम बिहार। हु लिव आउटसाइड, लिव आया यहाँ पर, प्लूरल था यहाँ पर माइग्रेंट, ये प्लूरल था, इसके लिए यहाँ पर प्लूरल आया लिव, वरना तो लिव्स करते। हु लिव आउटसाइड विल रिसीव्स, गवर्नमेंट रिसीव्स, अरे भाई विल के साथ में क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ना कि एस या ईएस, ये तो सिंपल प्रेजेंट में आता है, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। सी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में हमारा एरर है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्लॉज टेस्ट करते हैं, पढ़िए इसको एक बार जल्दी से फटाफट, फिर इसको मैं करवाता हूँ। पढ़िए बेटा, इसको जल्दी से पढ़ लीजिए, फिर मैं करवाऊंगा इसको डिटेल में। पढ़ो जल्दी पढ़ो बेटा, स्पीड में पढ़ो इसको। चलिए आप इसको पोस्ट करेंगे और पोस्ट करके पढ़ेंगे, मैं आगे बढ़ाता हूँ। इट हैज़ बिकम अ पैटर्न इन इंडियन पॉलिटिक्स टू इंट्रोड्यूस वेलफेयर स्कीम्स जस्ट बिफोर इलेक्शंस। ये बहुत ही एक पैटर्न बन गया है इंडियन पॉलिटिक्स में, टू इंट्रोड्यूस करना वेलफेयर स्कीम्स को बिल्कुल इलेक्शन से पहले। दीज पोल ईव अनाउंसमेंट्स, ये जो पोल ईव अनाउंसमेंट्स होते हैं, बिल्कुल पोल से पहले जो अनाउंसमेंट्स आते हैं,
मे अपेयर टू बी ड्रीवन बाय पब्लिक इंटरेस्ट, ये पब्लिक इंटरेस्ट में दिख सकता है कि सरकार जो है, पार्टीज जो हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट में अनाउंसमेंट कर रही है। बट आर ऑफन, लेकिन ये क्या है, मूव्स टू विन ओवर वोटर्स। तो ये कैसे मूव्स हैं, ह्यूमैनिटेरियन तो नहीं है ये, पॉपुलिस्ट, एक्सीडेंटल या फिर रिफॉर्मेटरी। बताइए भाई कौन सा दिखता है आपको। एक्सीडेंटल तो है नहीं भाई, एक्सीडेंटल वाली बात तो इसमें कुछ नहीं हो रही, और रिफॉर्मेटरी भी नहीं है। अगर रिफॉर्मेटरी होते जो सरकार बनते ही इन चीज़ों को लागू करती, 5 साल का वेट नहीं करती इलेक्शन का, ये भी गलत है। पॉपुलिस्ट है, केवल हवाबाजी है, वोट बटोरने के लिए पॉपुलिस्ट मूव है, लोगों को लुभाने के लिए, रिझाने के लिए इस काम को करा जा रहा है। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट। इन बिहार में स्कीम्स लाइक फ्री इलेक्ट्रिसिटी, जॉब रिजर्वेशन एंड इंटर्नशिप स्टाइपेंड्स एम टू क्रिएट एन इमेज ऑफ प्रोएक्टिव गवर्नेंस। ये साफ दिखता है, एम टू क्रिएट की एक इमेज बना रहे हैं कि भाई प्रोएक्टिव गवर्नेंस है। हाउएवर, लेकिन विदाउट प्रॉपर प्लानिंग एंड फिस्कल फोरसाइट सच डिसीजंस ऑफन डैश द इकोनॉमी इन द लॉन्ग रन। ये हो सकता है, दिख सकता है कि भाई प्रोएक्टिव गवर्नेंस हो रही है, लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन बिना प्रॉपर प्लानिंग के और फिस्कल फोरसाइट के, कि भाई आप आगे देख तो लो कि आगे आपके फंड्स कैसे हैं, आपको क्या किन किन चीज़ों पर काम करना है, क्या फ्रीबीज आप अफोर्ड भी कर सकते हो या नहीं। तो ये जो है फिस्कल फोरसाइट पहले ही देख लेना। सच डिसीजंस ऑफन, ये जो डिसीजंस हैं ये ऑफन कैसे हैं, ऑफन ये क्या करते हैं, द इकोनॉमी इन द लॉन्ग रन में, लंबे समय में ये क्या करेंगे, इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर देंगे। भाई बिना किसी सोचे समझे आपने फंड्स को फ्री की चीज़ों में लगा दिया, तो वो स्टेबलाइज करेगी इकोनॉमी को, नहीं करेगी। रिवाइव, पुनर्जीवित कर देगी, नहीं करेगी। रिफॉर्म ला देगी, नहीं लाएगी। वो बर्डन डालेगी इकोनॉमी में, वो बर्डन डालेगी वो चीज़ कि आपने बिना सोचे समझे पैसा खर्च कर दिया, तो जो चीज़ करने वाली थी उसमें आप कहीं ना कहीं बर्डन पड़ेगा, वहाँ पर काम नहीं कर पाओगे। सी ऑप्शन करेक्ट है। दिल्ली में यही तो हुआ, दिल्ली में जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई और फ्री बीज में फंसे रह गए अरविंद केजरीवाल, जिसकी वजह से सरकार भी चली गई बाद में। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है इसका। तो मोरओवर व्हेन एवरी पार्टी इंडल्जेस इन सिमिलर टैक्टिक्स, और मोरओवर एवरी पार्टी, सारी की सारी पार्टी इंडल्ज हो रही हैं इसी सिमिलर टैक्टिक्स में, कोई पार्टी बची हुई नहीं है, सारे पार्टीज घोषणा करती है फ्री की चीज़ों की। इट लीड्स टू अ रेस ऑफ कॉम्पिटिटिव वेलफेयरिज्म, एक रेस हो गई है कॉम्पिटिटिव वेलफेयरिज्म की, रादर दैन जेन्युइन रिफॉर्म्स। तो कोई जेन्युइन रिफॉर्म्स तो लाने को तैयार है नहीं हमारे देश में कोई भी पार्टी। आजकल ये सारे के सारे कॉम्पिटिटिव वेलफेयरिज्म कर रहे हैं, इलेक्शन से पहले सारे के सारे चुनावी घोषणाएं करते हैं। क्रिटिक्स बिलीव दिस रिफ्लेक्ट्स अ डीपर लैक ऑफ, जो आलोचक हैं, क्रिटिक्स हैं, वो क्या बिलीव करते हैं कि भाई ये रिफ्लेक्ट करता है एक डीपर लैक ऑफ किस चीज़ की, इन लीडरशिप, लीडरशिप में किस चीज़ की कमी दिखाता है ये, कैपेबिलिटी की, लीडरशिप में कैपेबिलिटी की कमी। देखो कैपेबिलिटी तो एक अलग ही चीज़ हो जाती है भाई, यहाँ पर कोई क्षमता की बात नहीं हो रही। इंटीग्रिटी लीडरशिप में, भाई इंटीग्रिटी तो ऐसे इन चीज़ों से कुछ देखने को नहीं मिल रही। एजुकेशन की कमी है या फिर विजन, देखो एजुकेशन का कोई सवाल ही नहीं है, तो एजुकेशन तो कट जाएगा। ईमानदारी की कोई ऐसी खास बात नहीं हो रही, इंटीग्रिटी की कोई ऐसी बात नहीं हो रही, तो इसको काट दो। कैपेबिलिटी या फिर विजन, देखो लीडरशिप में विजन की कमी है, लीडरशिप में विजन की कमी है, उसके चलते ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर विजन अच्छा रहेगा फिर तो 5 साल आप अच्छा करोगे ना पब्लिक के लिए। जरूरी थोड़ी कि आप इलेक्शन के समय पर जागोगे और ये घोषणाएं कर दोगे कि हम पब्लिक के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई आप 5 साल तक करो ना, लगातार करो यार। तो ये विजन की कमी है कहीं ना कहीं, इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। PQRS का क्वेश्चन है, करिएगा इसको, पढ़ो जल्दी से एकदम से और फिर इसको एक फॉर्म में बनाइए, एक कोहेरेंट सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करिएगा। आर ट्राइंग टू आउटडू ईच अदर द पार्टीज विद फ्लैशी वेलफेयर प्रोमिसेस एज द इलेक्शंस अप्रोच। देखो भाई आर से शुरुआत नहीं कर सकते क्योंकि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से नहीं होगी, होगी सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट नाउन आपको लेना पड़ेगा। विद फ्लैशी वेलफेयर में प्रोमिसेस, ये तो ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ में जुड़ेगा, विद से तो सेंटेंस नहीं शुरुआत हो सकता। एज द इलेक्शंस अप्रोच द पार्टीज आर ट्राइंग टू आउटडू ईच अदर पार्टीज। अब देखो ये कई सारी चीज़ें हो गई, या तो शुरुआत आप कर सकते हो एस से, एस से भी शुरुआत हो सकती है, या फिर शुरुआत हो सकती है क्यू से। ये 2 ऑप्शन बचते हैं। एस का ऑप्शन कहीं है, एक्स का ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज हम शुरू कर सकते थे एज द इलेक्शंस अप्रोच, जैसे इलेक्शंस आ रहे हैं, द पार्टीज आर ट्राइंग टू वर्क, लेकिन वो नहीं है तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, क्यू से शुरुआत करेंगे। क्यू 2 जगह है तो 2 ऑप्शन तो हमारे कट गए। देखो अगर आपको पता लग गया ना आपको कहाँ से शुरू करना है तो 2 ऑप्शन तो तुरंत कट जाएंगे। अब बचते हैं 2 ऑप्शन। अगर बेटा आपने इन 2 ऑप्शन में तुक्का भी मार दिया, सपोज करो आपने तुक्का मार दिया, डी ऑप्शन करेक्ट कर दिया है, या फिर आपने इसमें ए ऑप्शन करेक्ट कर दिया, तो 50% चांस तो बन गया ना कि आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप चारों को रखेंगे, चारों में अगर आप तुक्का मारेंगे, कोई भी तुक्का मार दिया, जैसे बी सी पर मार दिया, 25% चांस है अब ठीक होने के, तो 50% चांस हो जाते हैं 2 को काटते ही।
तो ये एलिमिनेशन का मज़ा है। तो द पार्टीज अपने हमें ये समझ में आ गया कि भाई द पार्टीज से शुरुआत होगी। अब जब द पार्टीज आप लाओगे तो उसके लिए ये सब्जेक्ट तो इंट्रोड्यूस हो गया कि भाई पार्टीज की बात हो रही है। अब सब्जेक्ट आ गया तो सब्जेक्ट के बाद में भाई सब्जेक्ट आ गया तो इसके बाद में वर्ब तो आएगी, और वर्ब क्या है, आर ट्राइंग। तो समझ में आ गया क्यू के बाद आर नहीं पी आएगा। क्यू पी आर एस सेंटेंस हमको समझ में आ गया, आंसर ही मिल गया। इसको एक बार पढ़ लेते हैं कैसे। द पार्टीज, आगे वर्ब आएगी, आर ट्राइंग टू आउटडू ईच अदर, एक दूसरे को आउटडू करने की, पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, विद फ्लैशी वेलफेयर मेजर्स, अपने फ्लैशी वेलफेयर मेजर्स, वेलफेयर प्रोमिसेस दिखाने के लिए कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉमिस कर रहे हैं, एज द इलेक्शन अप्रोच, जैसा कि इलेक्शन करीब आ रहा है वैसे ये प्रॉमिस कर रहे हैं। तो क्यू पी आर एस इज द करेक्ट सीक्वेंस। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ए भी कट जाएगा। ये आंसर की दी गई है, पीडीएफ से मिल जाएगी। पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम में, और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ले लेना। टेलीग्राम चैनल सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर बहुत काम की पीडीएफ्स मैं समय समय पर डालता रहता हूँ, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। आगे बढ़ते हैं और अब हम करते हैं वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। क्लास की सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही होता है, स्टार्टिंग में जितनी वोकैब पढ़ी है उसको यहाँ पर हम डेली बेसिस पर रिवाइज करते हैं विद ट्रिकी एमसीक्यूज। चलिए भाई, सिनोनियम बताना है हैम्पर का। हैम्पर का मतलब होता है बाधा डालना। तो एनकरेज करना, डिलीवर करना, इंस्पायर करना, ये तो इसके सिनोनियम है। अच्छा, क्लोजेस्ट सिनोनियम पूछा सबसे, ऑब्स्ट्रक्ट, डिलीवर, इंस्पायर। अच्छा, सबसे हैम्पर का मतलब तो भाई बाधा डालना होता है, बाधा डालना होता है, तो ऑब्स्ट्रक्ट करना, तो ये तो इसके उल्टे हो जाएंगे। इनकरेज का मतलब इसका एंटोनियम हो जाएगा ये तो इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। हैम्पर यानी कि ऑब्स्ट्रक्ट करना, बाधा डालना। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन। स्पोरेडिक, अगर कोई चीज़ स्पोरेडिक है तो वो कैसी है, कंसिस्टेंट, लगातार हो रही है, अनप्रिडिक्टेबल है, अबंडेंट है, या फिर प्रिसाइज है, बताइए। स्पोरेडिक है, कभी कभी होती है, रेगुलर नहीं होती है, कभी कभी होती है, इरेगुलर है। तो मतलब क्या, अनप्रेडिक्टेबल है, पता ही नहीं कब होगी, तो अनप्रेडिक्टेबल है, उसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पहले से नहीं बता सकते। स्पोरेडिक यानी कि अनप्रेडिक्टेबल। द अपोजिट ऑफ एविडेंट, एविडेंट का मतलब होता है साफ है कोई चीज़, क्लियर है, उसका अपोजिट पूछा है। ब्लैटेंट, कॉन्स्पिकुअस, वेग, या फिर विजुअल। एविडेंट होता है एकदम साफ, क्लियर। वेग होता है अस्पष्ट, धुंधला। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। राइवल इन अ प्रोफेशनल सेटिंग मोस्ट लाइकली रेफर्स टू, राइवल किसको बोलते हैं पूछ रहे हैं, ट्रेनी को राइवल बोलते हैं, नहीं, अपोजिट होता है ना, चैलेंजर। असिस्टेंट चैलेंजर को बोलते हैं चैलेंजर। चैलेंजर मतलब जो चैलेंज कर रहा है, ठीक है, जो आपको चैलेंज कर रहा है, आपका अपोनेंट है, वही तो होता है राइवल। सी ऑप्शन फोर्थ का करेक्ट है। टू कैटलॉग समथिंग, किसी चीज़ को आपने कैटलॉग कर दिया, तो आपने क्या कर दिया, उसकी एक लिस्ट बना दी, उसको रिकॉर्ड कर लिया। हाइड नहीं करा आपने उसको बेच नहीं दिया आपने, डिस्पर्स नहीं करा, उसको कराए आपने रिकॉर्ड, एक पूरा मेंटेन किया। तो कैटलॉग का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, कि भाई आप उसको रिकॉर्ड बना रहे हो, बी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ प्रून, प्रून का मतलब क्या होता है, काटना छाटना। ट्रिम करना, काटना छाटना होता है। स्लाइस करना, भाई उसका टुकड़ा करना। रिड्यूस करना मतलब कम करना। एक्सपैंड करने का मतलब होता है बढ़ाना, तो काट छाट के आप बढ़ा तो सकते नहीं किसी चीज़ को, कमी हो जाएगी। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। व्हाट इज मोस्ट लाइकली रेशनल फॉर बैनिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक को बैन करने के पीछे क्या रेशनल है, रेशनल मतलब क्या, लॉजिक। तो लॉजिक पूछ रहा है। इट इज़ ट्रेंडी, ये ट्रेंडी है, तो ट्रेंडी तो नहीं है भाई इसमें कुछ। पब्लिक प्रेशर में बैन करी जा रही है प्लास्टिक, नहीं। एनवायरमेंटल कंसर्न है भाई, चिंता है, उसलिए फिर लॉजिक जो रेशनल लग रहा है, लॉजिक लग रहा है, तो वो क्या लग रहा है, प्लास्टिक को बैन करना, ये रीज़न है। तो रैशनल से मतलब क्या है, रीज़न। रैशनल का मतलब क्या है, रीज़न। ठीक है, तो रीज़न ही बताना चाह रहा था कि रीज़न क्या है, तो बता दिया, एनवायरमेंटल कंसर्न है, इस वजह से प्लास्टिक को बैन कर रहे हैं। विच सेंटेंस करेक्टली यूज द वर्ड आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी मनमाना होता है, अपनी मर्जी से करी गई कोई चीज़। ही मेड एन आर्बिट्रेरी प्लान बेस्ड ऑन थोरो रिसर्च, अच्छा थोरो रिसर्च अगर कर लेगा कोई तो फिर मनमाना प्लान थोड़ी ना हो गया, वो आर्बिट्रेरी थोड़ी ना हो गया। हिज आर्बिट्रेरी डिसीजन कन्फ्यूज्ड एवरीवन, हाँ हो सकता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। शी आर्बिट्रेरीली अर्नड अ मेडल बाय वर्किंग हार्ड, अगर वर्क हार्ड करके कर रहा है तो वो मनमानी तरीके से नहीं है, बहुत काम करने के बाद हो रहा है, काटो इसको। आर्बिट्रेरी मीन्स फेयर एंड लॉजिकल, नहीं, आर्बिट्रेरी तो भाई बिना सोचे समझे मनमाने ढंग से करा गया होता है, बी ऑप्शन ही करेक्ट रहेगा। आर्बिट्रेरी डिसीजन ने सभी को कंफ्यूज करके रख दिया है, बी ऑप्शन करेक्ट। प्रोलीफरेट मोस्ट नियरली मीन्स, प्रोलीफरेट का मीनिंग पूछ रहा है कि भाई प्रोलीफरेट का मीनिंग क्या है। श्रिंक करना, सिकुड़ जाना, स्लो हो जाना, स्प्रेड रैपिडली। प्रोलीफरेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई होना, कोई चीज़ एकदम से तेजी से बढ़ना, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा।
प्रोलिफरेट का, कि भाई कोई चीज़ स्प्रेड हो गई बहुत रैपिडली, बहुत तेज़ी से, यही ऑप्शन इसमें करेक्ट है। स्क्रैम्बल का मीनिंग पूछ रहा है, स्क्रैम्बल का मीनिंग बताइए। रेस्ट पीसफुली, पीसफुली रेस्ट करने को बोलते हैं स्क्रैम्बल। वॉक करने को रश या स्करी या फिर क्राई अलाउड। स्क्रैम्बल का मतलब होता है जल्दबाजी करना, हड़बड़ाहट में चीज़ों को करना, रश करना। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। विच वर्ड रेफर्स टू इंटरनल एनर्जी इन अ सिस्टम और ग्रुप। किसी एक ग्रुप में अंदर की जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम में, मैकेनिज्म है उसका, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजी बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, डायनेमिक्स या फिर अलायंस। अलायंस गठबंधन है, फोर्स तो बल है, स्ट्रेटेजी कोई एक तकनीक है, नहीं। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। डायनेमिक्स, डायनेमिक्स यानी कि उसका अंदर का मैकेनिज्म कैसा है किसी चीज़ का, किसी ग्रुप का, किसी सिस्टम का, उसी को बोलते हैं डायनेमिक्स। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट। इफ समवन इज एक्टिंग एट अ स्नेल पेस, अगर कोई व्यक्ति स्नेल पेस पर चल रहा है तो वो क्या कर रहे हैं? वो बहुत स्लोली चल रहे हैं। बैड ब्लड किसको बोलते हैं? बैड ब्लड का मतलब होता है दुश्मन। कोल्ड वेदर नहीं है, पुअर हेल्थ नहीं है, इल फीलिंग नहीं है, हाई एनर्जी। इसमें से कौन सा हो जाएगा यार? ये तो ऑप्शन ही गलत लग रहे हैं। कोल्ड वेदर को आप बैड ब्लड बोलोगे, पुअर हेल्थ को बोलोगे हाई एनर्जी। बैड ब्लड होता है दुश्मनी, तो इसमें ना कोई डायरेक्ट तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज़ समझ में आ रही, इल फीलिंग। किसी को देखकर अगर आपको इल फीलिंग आ रही है, खराब फीलिंग आ रही है, तो वही होता है बैड ब्लड यानी कि दुश्मनी। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बहुत क्लोज था, नहीं मिल पाता, लेकिन इल फीलिंग हमको समझ में आया कि किसी को देखकर खराब फीलिंग आ रही है, तो वही होता है बैड ब्लड। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बाय एंड बाय, बाय एंड बाय का मतलब इमीडिएटली, स्लोली, इवेंचुअली या फिर टेम्परेली। बाय एंड बाय का मतलब होता है इवेंचुअली, ठीक है। बाय एंड बाय का मतलब होता है इवेंचुअली। भाई कोई चीज़ हो रही है इवेंचुअली यानी कि तुरंत हो रही है, भाई शीघ्र ही, एकदम। देखो इमीडिएटली का मतलब तो एकदम है, तुरंत ही, लेकिन इवेंचुअली का मतलब है शीघ्र ही, एकदम नहीं हो रही, शीघ्र हो रही है, जल्दी ही हो रही है। इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बाय एंड बाय का। अगला है बैग एंड बैगेज का मतलब क्या होता है? बैग एंड बैगेज का मतलब होता है पूरा, कंप्लीटली, सीक्रेटली, एंटायरली, केयरलेसली या फिर इनकम्प्लीट, एंटायरली, बिल्कुल सारा, सब कुछ लेकर, बैग एंड बैगेज। रोल आउट का मतलब तो लॉन्च करना होता है किसी चीज़ को, कैंसिल नहीं कर रहे। एक बिजनेस में आप किसी कंटेक्स्ट में क्या है, बिजनेस में आप किसी एक प्रोजेक्ट को कैंसिल नहीं कर रहे, आप लॉन्च कर रहे हो प्रोडक्ट, यानी कि रोल आउट कर रहे हो। 16 का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। क्लियर अप मोस्ट क्लियरली मीन्स, क्लियर अप का मीनिंग पूछ रहा है भाई क्या होता है? क्लीन करना, क्लैरिफाई करना, मडल करना या फिर कंफ्यूज कर देना। तो 17 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर अप का मतलब होता है क्लैरिफाई करना, किसी चीज़ को साफ करना। क्लोज डाउन का मतलब तो भाई बंद कर देना होता है। बिगिन नहीं, शुरुआत नहीं, रिनोवेट नहीं, सारे शेयर्स को बेच देना नहीं, स्टॉप करना ऑपरेशंस को। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट। एपिडेमिक क्या होता है? एपिडेमिक एक बीमारी होती है जो फैल रही होती है। एक टाइप की डाइट होती है, एपिडेमिक नहीं होता। एक म्यूजिकल स्टाइल है, नहीं है। एक शॉर्ट टीवी शो को बोलते हैं एपिडेमिक, नहीं बोलते। एक वाइड स्प्रेड, बहुत व्यापक पैमाने पर एक डिजीज फैल रही है, बीमारी फैल रही है, वही होती है एपिडेमिक। सी ऑप्शन करेक्ट। इक्वेनिमिटी इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड इन समवन। इक्वेनिमिटी किसको बोलते हैं? किस व्यक्ति में आपको इक्वेनिमिटी देखने को मिलेगी? इक्वेनिमिटी होती है कामनेस। पैनिक जो जल्दी कर जाएगा उसके अंदर इक्वेनिमिटी है, नहीं। जो कंट्रोल खो देगा उसके अंदर इक्वेनिमिटी है, नहीं। जो अकेला बहुत तेजी से रोएगा, जो क्राई करेगा लाउड, बहुत तेजी से रोएगा, तो रोने वाले व्यक्ति में इक्वेनिमिटी है, नहीं। जो व्यक्ति स्टे रहता है काम, जो व्यक्ति शांत रहता है, उसमें होती है इक्वेनिमिटी यानी कि शालीनता। 20 का सी ऑप्शन करेक्ट। एपिसोड, एन एपिसोड इन लिटरेचर रेफर्स टू। एपिसोड का क्या मतलब होता है? मेन थीम को एपिसोड बोलोगे क्या आप? नहीं। एक सिंगल इवेंट, हाँ एक सिंगल इवेंट है उसको बोल सकते हैं। ऑथर के नोट को नहीं बोलोगे, फर्स्ट चैप्टर को एपिसोड थोड़ी बोल दोगे। एक इवेंट लिटरेचर में क्या है कि कोई कहानी चल रही है, उसमें एक सिंगल इवेंट आया, उसी को तो एपिसोड बोलते हैं। एक सिंगल इवेंट को एपिसोड बोल देते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। 22 समवन सफरिंग फ्रॉम एन एपिसोडिक इलनेस। एक एपिसोडिक इलनेस से कोई पीड़ित है। एपिसोडिक क्या होती है? कभी कभी होती रहती है। हैज सिम्टम्स दैट नेवर स्टॉप, जो कभी नहीं रुकते। रिकवर कर गया फुल्ली, रिकवर तो नहीं करा। एक्सपीरियंस इन इट इन इंटरवल। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। इंटरवल में होती हैं चीज़ें, कभी हो जाती हैं, फिर खत्म हो जाती हैं, फिर से आ जाती हैं। तो एपिसोडिक है, उसके एपिसोड आ रहे हैं, बार बार हो रहा है वो। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट। स्केल अप, इसका मीनिंग आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि भाई स्केल अप का क्या मीनिंग होता है। डिक्रीज करना, एलार्ज करना, साइलेंस करना या फिर रिमूव करना, इनमें से आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। नीचे आंसर की दी गई है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, वहाँ से ले लेना। 10 क्वेश्चन थे और आज क्वेश्चंस इजी थे, तो 7+ अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो ये करेक्ट आंसर है, ये एक सही स्कोर है, करेक्ट स्कोर है। उसके अलावा 23 क्वेश्चंस थे हमारे वोकैब में, तो कुल मिलाकर 33 क्वेश्चंस थे। तो 23 में से अगर आपके, ठीक है, आज मॉडरेट लेवल का था,
तो आज अगर आपके 23 में से 18 प्लस आ रहे हैं, 18 प्लस अगर आ रहे हैं आपके, तो फिर एक अच्छा स्कोर है। तो 33 में से अगर आपके टोटल कितने 25 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो ये एक अच्छा स्कोर है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे बेटा कि आपके कितने मार्क्स आपने सिक्योर करे हैं इन 33 क्वेश्चंस में। ऑलराइट, वीडियो अच्छी लगी है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे और कमेंट करके चीज़ों को बताएंगे। ऑलराइट, चलिए बेटा, आप मेहनत करते रहिए और मुझे पूरी उम्मीद है आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।